हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सूर्या सर में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर और लेटर राइटिंग। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाउंड वर्ड्स के साथ। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम लोग दो वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे कि इजी प्लस गोइंग, ये क्या हो जाएगा? इजी गोइंग, करेक्ट। जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले लें, मून प्लस लाइट, मून लाइट, करेक्ट, मून लाइट। या फिर क्लॉक प्लस टावर, क्लॉक टावर, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की। अब इन्फिनिटिव्स क्या होता है? कोई भी अगर हम लोग सेंटेंस लें और उसके साथ जो एक्शन वर्ब है वो टू के साथ, यानी वर्ब के साथ, वर्ब के पहले टू लग जाता है, तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे हम लोग को एग्जाम में क्या आता है कि अंडरलाइन करने के लिए आता है मोस्टली। जैसे कि मिसेस श्रीवास्तवा हैड टू डू सम शॉपिंग, करेक्ट। यहाँ पे जो टू डू है ये यहाँ पे इन्फिनिटिव है। और एक एग्जाम्पल अगर लें कि द बॉयज लाइक टू वॉक इन द पार्क, तो यहाँ पे देखिए टू वॉक जो है ये इन्फिनिटिव है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, he has to come today, यहाँ पे टू कम जो है ये इन्फिनिटिव है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। अगर हम लोग पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, ओके। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो वर्ब होता है वो आईएनजी के साथ ही खत्म होता है इसके अंदर भी, ठीक है। बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का उसमें आईएनजी लग जाता है, जैसे कि वॉकिंग, फीलिंग, हिटिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा? जैसे आपको पता है पास्ट के जो वर्ड होते हैं, जैसे इसमें ईडी लग जाएगा, जैसे कि प्रिवेंटेड, और कुछ बोले तो जैसे कि होप्ड, ऐसा कुछ, करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे होमोनिम्स की। अब होमोनिम्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है। क्या होता है? सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन मीनिंग जो होती है वो अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए लॉक का, है ना। जैसे लॉक एंड की, ये एक मतलब हो गया। बालों को लॉक करना, ये एक मतलब हो गया, करेक्ट। जैसे ले लीजिए प्लांट का एग्जाम्पल, करेक्ट। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, वी मस्ट प्लांट ट्रीज, है ना। जो कारखाने होते हैं, कारखाने में जो प्लांट
होता है वो, जैसे कि न्यू केमिकल प्लांट, ये। तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मतलब अलग है दोनों का। जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट गिफ्ट भी होता है, करेक्ट। और प्रेजेंट जैसे कि बच्चा स्कूल में प्रेजेंट हुआ वो, करेक्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोनिम्स। अब दूसरा जो है होमोग्राफ्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं स्पेलिंग उनकी सेम होती है, सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन वो अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए टीयर का। अब टीयर एक हो गया जो आंखों से आंसू बन के बहेगा, और टेयर यानी कि फाड़ना, करेक्ट। अब ले लीजिए ये मिनट का एग्जांपल। एक होता है मिनट जो आपको टाइम बताता है, और एक होता है माइन्यूट। मिनट एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, माइन्यूट एक अलग। माइन्यूट यानी कि छोटा, छोटे छोटे, उसको हम लोग माइन्यूट बोलते हैं। बो, अब बो जो एक टाई जैसा होता है या फिर चोटी बांधना हो गया, बो हो गया। और एक होता है घुटने के बल बैठना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी घुटने के बल बैठा, बाव करना, उसे हम लोग बाव करना बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे होमोफोन्स की। अब होमोफोन्स में क्या होता है, वर्ड्स की स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन उनको सेम प्रोनाउंस किया जाता है। क्या मैंने बोला, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। क्या सेम होगा, शन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि SAIL सेल हो गया, और SALE ये भी सेल ही हो गया। दोनों की स्पेलिंग देखिए अलग है, दोनों का मतलब भी अलग है। एक सेल जैसे कि नाव चल रही है, एक सेल जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल पे सेल लगी हुई है चीज़ों की। तो दोनों का देखिए स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त सेम आ रहा है, सेल सेल, करेक्ट। दूसरा न्यू और न्यू, करेक्ट। न्यू जैसे कि मुझे पता है, और न्यू मतलब नया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, करेक्ट। तो देखिए दोनों के स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे चेंज द वॉइस की। अब चेंज द वॉइस में क्या होता है, क्या समझना है हमको यहाँ पे। चेंज द वॉइस क्या होता है, एकदम सिंपल जाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे चेंज द वॉइस होता क्या है। अब चेंज द वॉइस में हम क्या करते हैं, अब चेंज द वॉइस में सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है वो है, देखिए कोई भी एक सेंटेंस जब हम लोग चेंज द वॉइस का लेते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो जब हम लोग चेंज द वॉइस करते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, और जो एक्शन वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल निकालते हैं। फिर उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसके पहले बाय लगा के उस सेंटेंस को पूरी तरीके से लिखते हैं, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने पहला सेंटेंस है, और हाँ ये आपको याद रखना है कि आई, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव को बदलते हैं तो आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट, और दे का देम हो जाता है, करेक्ट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है आई हर्ड अ कंप्लेन। तो यहाँ पे देखिए अ कंप्लेन जो है
कंप्लेन जो ये ऑब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है और हर्ड जो है वो वर्ब है। अब ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है। तो याद रखिए जब हम लोग कभी भी किसी भी सेंटेंस को उसके टेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग हमेशा उसके हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। जब भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम लोग उसके अंदर इज, एम या फिर आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या फिर अगर वो पास्ट टेंस में होगा तो हम लोग वॉज और वर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सब्जेक्ट की जगह पे अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कंप्लेन, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसके लिए जो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूँगा वो है वाज। तो अ कंप्लेन वाज हर्ड। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ आई, तो आई से पहले मैं यूज करूँगा बाय, और आई का क्या होता है, मी हो जाता है, तो बाय मी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्पॉटेड बीना। अब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, मीना यहाँ पे वर्ब है, सॉरी मीना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और स्पॉटेड जो है यहाँ पे वर्ब है। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, मीना। सेंटेंस पास्ट टेंस में, इसके लिए यहाँ पे आएगा वॉज। स्पॉटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ऑलरेडी है तो यहाँ पे लिख देंगे स्पॉटेड, और बाय लिख देंगे क्योंकि बचा सिर्फ आई है तो आई का क्या हो जाता है, मी। करेक्ट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, दे अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग इसको बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और जो अट्रैक्टेड है ये आपका वर्ब है। तो जब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्विरल्स, सॉरी स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ओके, अब क्या, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर यूज करेंगे, वर। स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वर अट्रैक्टेड बाय, क्योंकि दे यहाँ पे बच गया सिर्फ, बाय दे का क्या हो जाता है, दे हो जाता है देम, बाय देम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कभी कभी आपको बोलेगा सेंटेंस में कि बिगिन विथ ही। तो जैसे आपको पता ही होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब भी एक्टिव में ही होगा तो पैसिव में उसका हिम हो जाता है। ओके, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये हम हिम को यहाँ पे ही लिख देंगे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो इसके लिए ही वॉज, है ना, ही वॉज सीज्ड बाय लिखेंगे और बचा हुआ सेंटेंस बाय अ मॉन्स्ट्रस टेरर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। ओके, अब इस सेंटेंस को हमको चेंज करना है, तो अब इसको चेंज करते वक्त हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हर जो है, हर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शी। सेंटेंस हमारा पास्ट में तो हम लोग लिखेंगे वॉज, फिर एक्शन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही है, वॉज पैटेड, फिर अफेक्शनेटली, बाय हर टीचर लिखेंगे या फिर बाय द टीचर भी लिख सकते हैं आप, बाय द टीचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने कि इन 1906 पेरी वॉज नॉक डाउन बाय अ हॉर्स
डॉन वैगन। ओके, तो यहाँ पे ये जो हॉर्स डॉन वैगन है ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो इसी से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे अ हॉर्स डॉन वैगन, फिर क्या एक्शन क्या है, नॉक्ड, नॉक का नॉक्ड ही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही है, नॉक्ड, फिर डाउन। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे बाय आया हुआ है, तो ये रीज़न है कि हम लोग पैसिव में इसको लिखेंगे, नॉक्ड डाउन, हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, नॉक डाउन पेरी इन 1906। ओके, तो ये बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक सबसे इजी है, सबसे इजी, सबको पता है। देखिए, जब हम लोग ऐड क्वेश्चन टैग की बात करते हैं ना, तो ऐड क्वेश्चन टैग का मतलब हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म की। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, तो हम लोग उसके साथ नॉट लगा दे देते हैं। जैसे कि इसका एजेंट हो जाता है एम, और आर का आरेंट हो जाता है, वॉज का वॉजेंट हो जाता है, इसी तरह से। लेकिन अगर ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज किया गया है, तो आपको उस नॉट को हटा देना है उस सेंटेंस के अंदर से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखें, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ है, क्या लिखा है कि द नेक्स्ट स्टेप शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, विदाउट अ क्रैक। अब यहाँ पे देखिए शुड यूज किया गया है, बराबर। तो जब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, ये लिखेंगे द नेक्स्ट स्टेप शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। यहाँ पे हम लोग कॉमा डालेंगे और लिखेंगे शुडंट इट लिख देंगे यहाँ पे और क्वेश्चन टैग लगा देंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, हम लोगों को यहाँ पे वॉजेंट दिया है, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में दे दिया है। तो जब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले सेंटेंस वैसे के वैसे लिखेंगे, ही वॉजेंट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड, परसुएड द क्राउड, वॉज ही लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली। तो अगर हम लोग आंसर इसका निकालें तो देखिए इस सेंटेंस में हुआ क्या है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो उस वक्त हमको क्या करना होता है, डू, डज या डिड का यूज करना होता है। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डू, डज या डिड यूज करना है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, समझिए अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो आप डू का यूज करेंगे, अगर प्लूरल में है तो आप डज का यूज करेंगे, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप डिड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट में, सैट लिखा है ना, सिट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, सी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, कॉमा डाल देंगे और लिखेंगे पास में, तो डिडंट शी आ जाएगा यहाँ पे, और टेल टैग लगाएंगे हम, टेल टैग क्वेश्चन टैग एक ही होता है, दे आरंट गिविंग हिम हिज पे। तो देखिए आरंट है तो
नॉट नहीं यूज़ करना है आंसर लिखते वक्त, तो क्या लिखेंगे, दे आरंट गिविंग हिम हिज पे। और कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, आर, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में, और आर दे लिख के टेल टैग लगा देंगे। नेक्स्ट, दिस डज नॉट, देखिए वापस डज नॉट है, तो हम लोग वैसे का वैसे ही पूरा क्वेश्चन लिख के लास्ट में, जैसे कि दिस डज नॉट मीन दैट द बुक is filled with heavy grammar, और लिख लेंगे डज इट और टेल टैग लगा देंगे। आई होप आपको एड क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मेक इट एक्सक्लेमेटरी। ये भी एक इजी टॉपिक है। जब हम लोग बात करते हैं मेक इट एक्सक्लेमेटरी की, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सेंटेंस के अंदर वेरी का यूज़ होता है तो आपको सेंटेंस आपका हाउ से स्टार्ट करना है। अगर आपका सेंटेंस अ वेरी से स्टार्ट होता है तो आपका सेंटेंस आपको व्हाट से स्टार्ट करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि वेरी या फिर अ वेरी है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं वहाँ पे मोस्टली मैंने वेरी और अ वेरी को यूज़ नहीं किया है, तो दो अलग एग्जाम्पल्स लिए। जैसे कि यहाँ पे अ वंडरफुल यूज़ हुआ है, तो जो अ वेरी की जगह पे यहाँ यूज़ किया गया सेंटेंस में, तो मैंने बोला यहाँ पे देखिए अ वंडरफुल आया, तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा। तो जब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे व्हाट अ वंडरफुल दिस करेज इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे। तो देखिए डिटरमाइंड ही है, मतलब समझिए वेरी का ही है जगह, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हाउ। तो हाउ डिटरमाइंड ही वॉज टू गेट हिज पे, और एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगा देंगे। अब श्वेता इज वेरी ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है वेरी यूज हुआ है, तो हम हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, हाउ से स्टार्ट करेंगे, बराबर, वेरी से स्टार्ट हो तो सेंटेंस ये गलत है, श्वेता इज होना चाहिए, अ वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए था, तो अ वेरी ब्यूटीफुल लेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम जो सेंटेंस देख रहे हैं वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। अब जैसे आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं, इस सेंटेंस में आपको क्या समझना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कब यूज करते हैं। देखिए ये एंड जो है ना, ये एंड से पहले आपका कोई एक्शन होगा, तो ये इस एक्शन से पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना है, और इस एंड के जगह पे बट ऑल्सो का यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, द बॉडी अपीयर्ड, इनर्ट से पहले लिखेंगे नॉट ओनली इनर्ट बट ऑल्सो, अब डाल देंगे एंड की जगह पे, बट ऑल्सो लाइफलेस। ओके, सेम वे सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले क्या लगा देंगे, नॉट ओनली, सिंपल से पहले, और एंड की जगह पे क्या यूज कर लेंगे,
बट ऑल्सो हमारा आंसर क्या होगा, द यूज ऑफ नॉट ओनली सिंपल but also short sentences adds simplicity of the book. करेक्ट। अब यहाँ पे दिखा है दे वर टोटली ड्रेंच्ड एक वर्ड हो गया, एंड हैप्पी। अब ये जो टोटली ड्रेंच्ड है ना, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट ओनली लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, दे वर नॉट टोटली ड्रेंच्ड। अब एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो हैप्पी। करेक्ट। अब देखो, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, नहीं क्या लिखेंगे, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमारा क्वेश्चन है। करेक्ट। अगर हमको इसे चेंज करना है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली। अब ये जो वर है ना, इसके पहले जो मैंने रूल समझाया आपको वही, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर not only healthy, वैंड की जगह पे आ गया बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। करेक्ट, समझा। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए मोस्टली रूल तो बहुत सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे छोटा रूल ही बताया क्योंकि बड़े रूल्स अभी समझे नहीं जा सकते, तो छोटे रूल को समझाने की कोशिश की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो आपको जैकपॉट लग गया, समझिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, जो हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमें देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर क्या यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर का काम करता है वो है डैट, समझ रहे हैं। तो डैट ही यूज किया जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं कि वी वोंट अट, जैसे कि वी वोंट गेट टैक्सी, यहाँ पे गेट आना चाहिए था, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन आई ग्रम्बल्ड। ठीक है, तो अब ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये बोला गया है, तो आई ग्रम्बल्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। आई ग्रम्बल्ड। अब यहाँ पे मैंने बोला कि आपको दोनों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो है दैट। ओके, और आप सेंटेंस को वैसे का वैसे लिखेंगे, लेकिन याद रखिए वोंट जो है वो पास्ट में चला जाके वुड हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई ग्रम्बल दैट वी वुड नॉट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू भोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट and you will be able to speak like everyone else। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेट टू का यूज हुआ है, और मैंने यहाँ पे बताया कि जब आप सेट टू यूज करोगे तो आपको टोल्ड यूज करना है, तो अब यहाँ पे डैट का यूज होगा नहीं। करेक्ट। तो जब हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो इसको लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, सिंपल, द टीचर, अब सेट टू की जगह पे क्या आ गया, टोल्ड भोली
टू पुट द फियर आउट ऑफ हर हार्ट एंड शी विल का हो जाएगा वुड बी एबल टू स्पीक लाइक everyone else। ओके, तो ये हल्का छोटा सा बताया मैंने आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, WH। देखिए WH करना बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन मार्क्स छोड़ देते हैं मोस्टली। उनको लगता है कि वॉट लगा के आ जाओ एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अंडरलाइन जो पार्ट होता है उस पार्ट को एज अ आंसर आपको उस पार्ट को एज अ आंसर आपको निकालना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि राइटर्स फादर वॉज अ मेडिकल ऑफिसर, सॉरी मेडिकल प्रोफेशनल। तो हम लोग पूछेंगे कि राइटर के फादर क्या थे, तो आंसर क्या आएगा? तो क्या मतलब क्या, हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉट। क्या आंसर आएगा हम लोग? वॉट वॉज राइटर्स फादर, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? आप क्या बोलोगे? ही वॉज नियर द सी नाउ का वो कहाँ था, तो क्या लिखोगे? वेयर वॉज ही नाउ, करेक्ट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्या बोला गया है यहाँ पे? नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज माइंड। यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया है? डीपली। तो यहाँ पे पूछा क्या जाना चाहिए? क्या पूछोगे आप? कि नारायण जो है, मतलब हमको डीपली आंसर चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा कि नारायण कैसे स्वामी के माइंड में काम करते हैं? तो कैसे यानी कि हाउ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हाउ, है ना, हाउ डज, क्योंकि गेट से यहाँ पे। तो ये ध्यान में आपको जरूर रखना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ पे था करके लिए पता चल गया, है ना। तो हाउ डज प्रेजेंट में ही है और गेट्स है, देखिए यहाँ पे इसके लिए डज यूज हुआ है। हाउ डज नारायण गेट्स इनटू वर्किंग ऑफ स्वामीज माइंड और क्वेश्चन मार्क। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। तो ये किसका मैजिक है? नारायण का, है ना। आंसर आ रहा है, देखिए अंडरलाइन वर्ड। हमारा आंसर क्या होगा? whose magic is that, करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड इन 1972। कब हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट? 1972 में एज आंसर। कब यानी कि व्हेन। तो व्हेन वॉज द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड। इसका आंसर आ गया इन 1972, करेक्ट। अब बात आ जाती है टेंस की। अब देखिए यहाँ पे टेंस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको फट से पूरा टॉपिक समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। देखिए
क्या है कि आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। अभी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है तो सिंपल सा हो गया, बाकी सब बराबर है, खाली बिकेम का क्या करना है, बिकम कर दो, है ना। और हमारा आंसर रेडी, क्या लिख देंगे, आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। करेक्ट। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग। क्या करने बोला है, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस करने बोला है। हर्ड, हर्ड का क्या हो जाएगा, हियरिंग, है ना, और पास्ट में तो वॉज पहले लग जाएगा इसके, तो आई वॉज हियरिंग अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बर्ड हैज फ्लोन। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट टेंस में इसको लिखना है, प्रेजेंट टेंस नहीं होना चाहिए, ये सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, हैज का हैड कर देंगे बस, द बर्ड हैड फ्लोन। करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेगर एंड अ यंग वो प्लेइंग ऑन द रोड। ये सेंटेंस है किस फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि देखिए वर प्लेइंग है। अब हमको उसको करना किस में, हमको करना इसको किस में, हमको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है। द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द, वर की जगह पे हम लोग यूज करेंगे आर, प्लेइंग ऑन द रोड। ओके। अब रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, तो उसका आंसर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो हम लोग लिखेंगे स्टूड है पास्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस करना है, तो वॉज आएगा इसमें, तो रामलाल वॉज, स्टूड का हो जाएगा स्टैंड, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वो स्टैंडिंग नोटेड टू द ग्राउंड। सो सिंपल। अब लास्ट है हमारे सामने, द टीचर वॉज वॉचिंग द ड्रामा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है ना। प्रेजेंट पास्ट में होता तो हम लोग हैड लगा देते, हैड बीन लगा देते, लेकिन प्रेजेंट में तो हम लोग हैज बीन लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, वॉज की जगह पे हैज बीन लगाना है, पूरा आंसर वैसी का वैसी। तो क्या आ जाएगा, द टीचर हैज बीन वॉचिंग द ड्रामा। करेक्ट। ओके। अब बढ़ते हैं हम हमारे फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। अब फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, फिगर ऑफ स्पीच में हम करते क्या है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, आपका टाइम। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमिली की। अब सिमिली में क्या होता है, देखिए ये दोनों जो है मेटाफर और सिमिली, ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किए जाने वाले फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन फर्क कितना है कि इसके अंदर लाइक या फिर एज या फिर और या फिर सो या फिर सिमिलर टू, ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड का यूज होता है तो उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। सिंपल ही बता रहा हूं आपको कि सिमिली किसको बोलते हैं। करेक्ट। अब मेटाफर में क्या होता है, सीधी बात है, इन सब का यूज नहीं होगा और कंपैरिजन होगा, बराबर है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफर। अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन, बराबर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिमिली का अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लें कि ब्लू बोला यहाँ पे कि ब्लू एज द विंग, तो यहाँ पे देखो एज यूज हो गया तो उसको हम लोग सिमिली बोलेंगे, ओके। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि द क्लाउड समिट्स ओवर टाइम, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है क्लाउड समिट्स और टाइम का, लेकिन यहाँ पे इज एम आर सॉरी इसमें लाइक एज और एज ये सब यूज नहीं हो रहा है, कंपैरिजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ओके। जैसे कि मैं बोलूँ कि द लैंड इज ब्रीथिंग, इज ब्रीदिंग, तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी ब्रीदिंग जो है वो उसको इस सेंटेंस के अंदर यूज किया गया, करेक्ट ना। अब बात करते हैं एलिटरेशन की। अब एलिटरेशन के अंदर क्या होता है, समझिए कोई सेंटेंस है आपको दिया हुआ और उस सेंटेंस के अंदर कोई लेटर का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है या फिर कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग एलिटरेशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट you will be fat and flabby, तो यहाँ पे देखो F का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट इज द रीजन इसको हम लोग एलिटरेशन बोलेंगे। अब रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन में एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे कि जस्ट स्माइल लिटिल स्माइल, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए स्माइल स्माइल रिपीट हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ओनोमोटोपिया की, अब ओनोमोटोपिया में क्या होता है कि एक साउंड आपको लगेगा कि इसमें है, एक साउंड क्रिएट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओनोमोटोपिया। अब ओनोमोटोपिया का एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे कि द क्राउड विल हूट, द क्राउड विल हूट, करेक्ट, या फिर द बीज वर बजिंग, तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेशन की। अब एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, जब आप सेंटेंस को देखते हैं उस सेंटेंस के अंदर आपको एक्सक्लेमेशन की साइन दिख जाएगी, ये एक्सक्लेमेशन की साइन। जैसे कि अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा होता है कि एक एक्साइटमेंट आपको फील होगा सेंटेंस के अंदर तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो हो गया एक्सक्लेमेशन। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज जो है वो है एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि एपोस्ट्रोफी के अंदर एक पर्टिकुलर कंपैरिजन किया जाता है ना। तो उसी को भी मतलब हम लोग बोलेंगे कि किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड किया जाता है किसी चीज़ के साथ तो उसको हम लोग एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। अब इंटरोगेशन में क्या होगा, इंटरोगेशन में आपको लगेगा कि आपको सीधा सीधा सेंटेंस के अंदर एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखेगा, कोई क्वेश्चन कर रहा है ऐसा लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेशन। अब एंटीथेसिस में क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर दिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज गुड बट नॉट वेरी बैड,
तो गुड और बैड दोनों अपोजिट आइडियाज एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीथीसिस। अब हाइपरबोल क्या होता है? मतलब होता है कि एक सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा के, यानी कि एग्जैगरेट करके आपको कोई सेंटेंस को बोला गया है, बढ़ा चढ़ा के अगर किसी सेंटेंस को बोला गया है तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरबोली। अब हाइपरबोली में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही किल्ड 1000 पीपल विद अ सिंगल बुलेट। तो ये सारी चीजें जब एग्जैगरेट होती है, सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोली। अब राइटिंग स्किल का एक हिस्सा जो कि लेटर राइटिंग है, उसको अब हम देखेंगे और समझेंगे। अब जब तो मैं आपके साथ फॉर्मल लेटर ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। करेक्ट। तो जब आप एक फॉर्मल लेटर को लिखोगे तो उसका पेपर मतलब उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपको उसको कैसे लिखना चाहिए ताकि आपको 5 में से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो देखिए, जब भी आप एक फॉर्मल लेटर को लिखोगे तो फॉर्मल लेटर को लिखते वक्त सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, मतलब सेंडर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस और डेट, ये आपको लिखना है। तो जैसे कि समझिए ये आपका फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक एड्रेस रहेगा, जैसे कि 107 कृपा अपार्टमेंट्स, AB रोड, न्यू दिल्ली 400023। ठीक है। फिर उसके बाद डेट, जैसे कि अभी हमारा पेपर जो है इंग्लिश का वो कब है, ऑन 7, तो हम लोग लिखेंगे 7 मार्च, यहाँ पे कॉमा लिख देना और लिखना है 2024। ठीक है। तो ये अगर आप सही करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है हाफ मार्क्स। ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के 2, फिर जिसको आप लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन के साथ वो लिखना है, जैसे टू द BMC ऑफिसर। फिर उनका आपको एड्रेस लिखना है ना। जैसे कि यहाँ पे आप बोलेंगे रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगर ये आप सही लिखते हो तो आपको यहाँ हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो आपको लेटर लिखने के लिए दिया रहेगा, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है। तो आप फॉर्मल अटेम्प्ट करने वाले, तो सीधा जो सब्जेक्ट वहाँ पे दिया है कॉपी पेस्ट करना है। आपको इतना तो समझ में आता है कि उसमें से कितना कॉपी करना है। करेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको एक सैल्यूटेशन देना है, जैसे कि रेस्पेक्टेड सर मैडम जो भी है। ठीक है। एक लाइन छोड़ना है आपको यहाँ से और यहाँ पे कॉमा डाल देना है। फिर देखिए, मैं एक लाइन बता रहा हूँ जो आपको लिखनी है। उसमें क्या लिखना है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स, कॉमा, और सब्जेक्ट जो है वो वापस यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए सब्जेक्ट। बाकी 2-3 लाइन अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आपको पता है तो कि आप क्या लिखना चाहते हैं उसके बारे में। और फिर वो लिखने के बाद है ना, यहाँ कुछ नहीं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लिखते हैं अच्छे से। और मैं बता रहा हूँ, और एक लाइन आपको ऐड करनी है। तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है, ये सेकेंड पैरा हो गया जहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड पैराग्राफ में सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, आपको लिखना है आई होप यू विल डू द नीडफुल।
फुल स्टॉप। फिर उसके नीचे लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू के बाद फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे, और लास्ट में लिखना है आपको योर्स, कॉमा नहीं देना है यहाँ पे, योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है XYZ वो लेना है। अगर आप ये कर देते हैं सही से इतना, तो आप यहाँ पे हाफ मार्क्स क्लोजिंग का लेके जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 1 मार्क्स यहाँ जमा हो गए। अब सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन पे हाफ मार्क्स यहाँ जमा हो गए, और यहाँ पे ये लाइंस पे और ये लाइंस पे 1 मार्क्स यहाँ जमा हो गया। तो ये 1 ये 2 हो गया, और यहाँ पे आपने क्लोज किया तो 2.5 हो गया। तो 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप और अच्छे से लिखेंगे इसमें तो और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन राइटिंग स्किल में और ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।